नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्रीय राजनीति का। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा मनसे के बारे में। जी हाँ, मनसे की बात करें तो मनसे के ऊपर जो है कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं होती है। यहाँ तक कि मीडिया भी जो है इसमें बसती है। क्या है इसके पीछे कारण? क्या मनसे इतना अग्रेसिव है तो लोग डरते हैं? इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि मनसे की हकीकत क्या है। सर, आप क्या मानते हैं मनसे को क्यों लोग इतना बचते हैं मनसे से? तो कैसे है ना कि एक जमाने में जी शिवसेना के शिवसैनिक जो थे वो बहुत आक्रामक हुआ करते थे जी और तोड़ फोड़ मार धाड़, सर फोड़, गाड़ी फोड़, ये फोड़, वो फोड़, किसी ने ऑफिस कुछ फोड़। कमेंट किया तो उसका बाल टकला कर रहे थे, ये भी आया सामने। नहीं, कुछ भी करते थे। वो हाणामारी के लिए फेमस है और वो जमाना था कि उस जमाने में ये मारामारी करना ही भूषण का लक्षण था उनके लिए, शिवसैनिक के लिए। जी उसी शिवसैनिक को टिकट मिलता था जो ज्यादा से ज़्यादा गुनाह करेगा, जिसके ऊपर ज़्यादा केस होंगे, वो उसको ही ये करते थे। और आप अगर देखेंगे तो कोई एक आध दूसरा, मतलब वो जो उनके टॉप नेता थे उनमें मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर, हेमंत चंद्र गुप्ते, ऐसे एक 5-6 आदमी अगर छोड़े बाला साहब के समय के, जी तो बाकी सब गुंडे ही थे। हाँ, मतलब ऐसा कोई उसमें ये नहीं था। छगन भुजबल थे, नारायण राणे भी थे, मैं नाम ले रहा हूँ ना। जी जी तो वो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया के दादा ही थे। नाइक साहब भी थे। नाइक साहब भी, हाँ। सर नाइक साहब की करियर की शुरुआत तो मर्डर से हुई थी। मतलब वो निर्दोष छूट गए उसमें से, जी। मगर पहला उनका जो शासकीय संबंध आया वो मर्डर के केस में ही आया था। बाद में भी यूनियन के हिसाब से उन्होंने कितने सर फोड़े, कितने क्या किए, वो इतिहास है। और उनकी दहशत है वहाँ थी, अभी गई, अभी नहीं है, दहशत नहीं है बिल्कुल उनकी। तो थाना में भी आनंद दिखे, दहशत थी, प्यार था 25%, 75% दहशत। लोग डरते भी थे, लोग उनके डरते थे, मुझते थे। मैं नगर से एक उप महापौर को मारा था उन्होंने। जी महापौर को तो चड्डी उसकी गीली हो गई थी, इतना एक ही फटका दिया, वो डर से मुद गए। ये सब दुनिया को मालूम है इनसे। तो वो शिवसेना का एक जमाना था जब। और दूसरा क्या था ना, उस जमाने में एक ऐसा माहौल था कि शिवसेने करता गुंडागर्दी करना इसमें भूषण लगता था लोगों को। मी शिवसैनिक आहे, मी जाऊन मारणार, माझी भाषा शिवसेना स्टाइल। वही अब हो गया है। स्टाइल मतलब मारझोड़। वही आ गया है मनसे में सब। करेक्ट। तो सर ऐसा हो गया कि उस जमाने में ये निखिल वागड़े हमारा और कुछ पत्रकार थे, तो उनको फटके बैठते थे शिवसैनिकों के, उनके सामने पड़े हमले। आपके सामने आईबीएन लोकमत में फटके लगे थे। अब आईबीएन लोकमत में भी हमला हुआ तो वही पता ऑन द स्पॉट। अच्छा, निखिल के ऊपर हुआ था। हाँ, आपके ऑफिस में मैं टेप ले गया था वहाँ पर। हाँ, तो निखिल वागले को अचानक चालू हो गए, सब आ गए, घुस गए अंदर। इसमें संजय राउत के भाई सुनील राउत क्या बात कर रहे हो, मेन लीड में। क्या बात कर रहे हो? यस, मैं सामने देखा है, मैं विटनेस हूँ। मैं निखिल वागड़े को मारने वाले में सुनील राउत था। तो सर वो परंपरा थी सर उसका। आप एक का उदाहरण है, मैं भी एक का उदाहरण हूँ। वो हमारे सोबत करके एक साप्ताहिक था और उसमें मैं लिखता था। तो वो मेरे गुरु समान दोस्त थे। तो शिवाजी पार्क में उन्होंने एक ये रखा था, सभा रखा था। इसने गवा बेहेरे करके संपादक थे उसके, गवा बेहेरे। तो उन्होंने रखा था और उसी मतलब शाम को सभा थी और सुबह उनका जो सोबत आया उन्होंने सेनापति बाला साहेब ठाकरे के बदले सेनापति बाला साहेब ठाकरे लिखा। तो प्रतिक्रिया हुई और वो शिवसैनिकों की प्रतिक्रिया थी सर उस जमाने में। तो माधव मनोहर करके एक बहुत बड़े समीक्षक थे, उनके घर में गवा बेरे बैठे थे। मैं उधर गया, गवा बेरे, मैं, माधव मनोहर जी और सर सुधीर फड़के करके उसके सामने ही रहते थे। तो अपने ये गायक, बहुत प्रसिद्ध मातब्बर गायक। तो हम 4 ऐसे आगे थोड़े आए। तो अभी ऐसा शिवाजी पार्क में वो जिप्सी होटल के यहाँ हम टर्न लेके जाते हैं, पेट्रोल पंप है ये साइड में। तो यहाँ आने के बाद अचानक से
एक 8-10 शिवसैनिक आ गए और उन्होंने हमला कर दिया। अभी बेरे साहब थे, उनके अगल बगल में हम लोग थे। जी। तो सर उन्होंने हमला किया, तो क्या हो रहा है ये समझने से पहले उनके सर पे ऊपर प्रहार करना, उन्होंने इससे हॉकी स्टिक्स थी उनके हाथ में, प्रहार करना शुरू कर दिया। और सर उस समय तो उनका इरादा था कि इसको मार ही डाले। सर वो अपना वृषण रहता है ना मर्द का, गोटी बोलते हैं उसको, वो उसने एक उसमें से आगे घुस गया, उनके इसमें हाथ डाला चड्डी में और दोनों दबा के फोड़ने का प्रयास किया उनका वृषण। वो इतना जोर से चिल्लाए, क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं क्या होता है वो। सर वो चिल्लाने की वजह से बाजू के जो 2 शिवसैनिक थे उनके ध्यान में ये आया कि ये जो कर रहा है ये मर जाएगा इधर। और ये सर भारत के इतिहास में किसी पत्रकार की गोटी पकड़ के दोनों तोड़ना फोड़ना ये पहली बार हुआ होगा। तो उन्होंने उसको बाजू लिया, बोले मातारा माउस है, बस हो गया। हाँ बस हो गए। मगर सर जिंदगी भर उन्होंने वो जो गोटी दबा के ये किया उसका ये करना पड़ा। बाद में तो उनका एक छोटा ऑपरेशन भी हो उसके कारण, मगर जिंदगी भर के लिए वो अधूरापन आ गया उनमें। ये शिवसेना था। और मैं मेरा अनुभव कहूँ तो मेरी गाड़ी, मेरा सर कई बार जो फोड़ा है उसमें शिवसैनिकों ने भी फोड़ा है। दत्ताजी साळवी के भाई, उन्होंने लोगों को भेज के मेरी गाड़ी फोड़ी थी, उसका मैं परसों बोला भी कि छगन भुजबल ने मुझे नई गाड़ी दी, ये भी शिवसेना ही है। छगन भुजबल में अपने एरिया में गाड़ी तोड़ी होगी किसकी, उसको नहीं दी होगी, मगर जैसे उसको पता चला कि दत्ताजी साळवी के लोगों ने, उनमें आपस में टेढ़ थी ना, और मैं भुजबल का खास समर्थक भी था उस समय, मनोहर जोशी उनका, तो मुझे नई गाड़ी दे दी मारुति की। मगर गाड़ी मेरी बहुत बार टूटी सर। और इसमें हाँ, और एक जाते जाते बताने लायक गोष्ट है सर कि बाला साहब जब कोई आदेश देते थे तो वो मोड़ने वाले में उनके एक बड़े नेता रहते थे। जब एक बार बाला साहब ने बोल दिया, हमारा उनका चक्कर चलता था, मैं 7.5 साल उनका प्यारा बेटा ही था। मगर एक दिन ऐसा हो गया कि शंकरराव चौहान ने मुझे बोला कि तुम प्रभाकर कुंटे के साइड से लिखो। तो मेरे तो वो गुरु थे, तो मैं बोला ठीक है लिखूंगा। इलेक्शन था विले पार्ले का और रमेश प्रभु सामने खड़ा था, तो मैंने लिख लिया। तो बाला साहब गुस्सा हो गए, बोले तुमने क्यों लिखा वो प्रभाकर कुंटे के बाजू में। मैं बोला आपको मैंने पूछा था कि चौहान साहब ने मुझे बोला है उनके साइड से लिखने के लिए, लिखूं कि नहीं लिखूं। तो आप बोले क्या ये क्या चुन के आने वाला है क्या हिंदुत्व की। बाला साहब को कॉन्फिडेंस नहीं था, ये सीक्रेट है। बाला साहब को कॉन्फिडेंस नहीं था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ये रमेश प्रभु चुन के आएगा। वो बोले थोड़ा चुन के आने वाला, ले तेरा दोस्त है वो। क्या है ना, उनका और बाला साहब का, शंकरराव चौहान का मेरे थ्रू था ना, आंतुले का उनका मेरे थ्रू था, तो बाबा साहब भोसले मेरे थ्रू था। तो बोले मुझे लिखो, तो मैंने लिख दिया। अभी मेरा लिखना है। तो उन्होंने सभा में बोल दिया कि अनिल तथे दिसेल तिथे त्याला मारा। अब मनोहर जोशी सभा में थे, जैसे नीचे उतरे तो उन्होंने मुझे घर फोन किया, और मनोहर जोशी और बोले अनिल आता तुझ्या संदर्भात बाळासाहेबांनी मारायला सांगितलंय, त्यांना काय माहित नाही बाळासाहेबांची तुझ्या किती दोस्ती आहे, नातं आहे, तू घरातला मुलगा आहे, ते आता येऊन तुला मारतील, नंतर म्हणतील की आम्हाला माहितीच नव्हतं की एवढं मारायचं होतं, तुला काहीतरी करून ठेवतील, तुझ्या पोराबाळांना करतील, एक काम कर तू गाडी घे आणि माझ्या हॉटेलवर जाऊन राहा। सर मैं 25 दिन तक कहाँ रहा मालूम है? मनोहर जोशी के कोहिनूर होटल में। मतलब उनकी वो बगावत ही थी। बाला साहब के लोग दुनिया भर मुझे ढूंढते रहे, मैं मिला ही नहीं, किधर मिलूंगा कैसे। उन्होंने मनोहर जोशी के होटल में मुझे कल्पना ही नहीं की। तो मैं वहाँ 25 दिन रहा। फिर मनोहर जोशी ने ही कुछ बड़े लोग जयंत साळगावकर वगैरह जैसे लोगों को बीच में डाल के पैचअप करवा दिया और हो गया पैचअप। तो सर हम अभी यहाँ आते हैं मनसे की तरफ, हमारा हम चले गए शिवसेना की तरफ। शिवसेना ही मनसे में है। सर कैसे है ना कि उद्धव के ऊपर आप टीका कर सकते हैं जी, हम भी करते हैं, मगर ऐसा है कि वो जो शिवसैनिक था जो गावाबेरे के आंड दबाता था या किसी का सर फोड़ता था या निखिल वागड़े को मार देता था, या मर्डर भी हुए बहुत सारे। सर खोकर का मर्डर हुआ कि नहीं अपने यहाँ? तो वो जो था ना, वो जमाना अब उद्धव के पास उस प्रकार के लोग नहीं है। दूसरी बात यह है कि उद्धव थोड़ा क्या बोलेंगे
टॉलरेंट है, वो थोड़ा निग्लेक्ट करता है। बाला साहब क्या होता था, ए बगरे त्याला बघून घे उचल त्याला उचल, ऐसा था। ये खाली बोलता है किसी को की काय वाटेल ते लिहितात, वाटेल ते बोलतात, दुर्लक्ष केलेलं चांगलं। अगर मैंने बहुत ही कुछ ज़्यादा आगाऊपना से लिखा तो संजय को बुद्धू जी बोलते हैं, संजय को मैं रोज बात करता हूँ तो होता है, बोले कल संजय बोलता है कि कल रात को हमने तुम्हारा वीडियो देखा तो उद्धव मुझे बोला, देख बघ तुझा मित्र कसा बोलतोय, त्याला बोलतोय बघ माझ्या विरुद्ध बोलतोय, तू काय बोलत नाही का त्याला? तर म्हणलं मग तू काय सांगितलं? संजय को मैंने पूछा, मैं बोला अनिल को बोलने से अच्छा नहीं बोलना। जो बोलेगा उसका उल्टा ही बोले। तो वो मगर मैंने देखा है कि ठीक है, एक टॉलरेंस है उनमें, और अभी तो बहुत बढ़ गया है। और अभी ऐसा है कि टॉलरेंस के सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं उनको। तो मनसे के बारे में, मनसे के बारे में शिवसेना की तरफ सर कैसे है ना कि राज ठाकरे जी का स्वभाव मैं पहले से जानता हूँ। जो 1995 में वो किस उम्र के होंगे, 20 के आसपास रहेंगे जी। उस जमाने से 1995 से करीबन 2000 तक मेरा उनका ऑलमोस्ट जैसे अभी समझो रोज का ही ये था, सैटरडे संडे छोड़ के मिलना जुलना, गप्पा मारना, ये करना, वो बाला साहब की तरह वो भाषण करे, ये बोलना वगैरह। मतलब मेरा वो पहले से क्रेज बोलेंगे, प्यार भी नहीं बोलेंगे, क्रेज राज ठाकरे जी की मुझे पहले से थी। महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी की क्रेज है, पर लोग डरते बोलते हैं। मीडिया वाले बोलते क्या है ना कि हमने अभी परिसंवाद रखा मनसे के ऊपर, तो कोई और बोलेगा, कोई अगेंस्ट बोलेगा, कोई बैलेंस बोलेगा, मगर राज ठाकरे सहन नहीं करते। राज ठाकरे से ज़्यादा उनके मनसे सैनिक जो हैं वो बिल्कुल सहन नहीं करते हैं, वो उसको जाके ठोकेंगे ही। भाई सोशल मीडिया की कोई पोस्ट आती है तो उसके भी सर फोड़ देते हैं, हाथ पाए तोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से बोले वो सब्जेक्ट नहीं लेना ही अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई तो कुछ न कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो मार खाएगा। और सर आजकल ऐसा है कि पॉलिटिकल इसमें भी मर्डर हो रहे हैं आजकल, पहले जैसा नहीं। मैं पहले भी मर्डर होते थे, मगर अभी तो ऐसा हो गया सर, रास्ते पे देखते देखते मार देते हैं किसी को। जी। तो पत्रकार भी, मीडिया भी थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। सर आप मानते हैं कि मन से सत्ता में नहीं रहते हुए भी अगर कोई भी आह्वान करते हैं राज साहब तो इम्पैक्ट होता है? इम्पैक्ट होता है ना, वो दहशत का ही इम्पैक्ट है। सर देखो ये दुकानदार वगैरह जो है, छोटा सा एग्जाम्पल मुंबई गोवा जो हाईवे का, हाईवे पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, थोड़ा सड़ाना कंडक्टर को मारो, इसको मारो। अभी मुंबई गोवा वन लेन गणपति के पहले क्लियर करने के बाद रविंद्र चौहान जी ने बोल दिया है। सर लोग उनके पास जाते हैं क्योंकि वो सत्ता में नहीं होते हुए भी उनकी दहशत है, उसका परिणाम होता है। और इतने दिन ऐसा था कि बीजेपी वाले भी उनको संभालते थे तो उनका भी सुनते थे। और ये सर कार्यालय तोड़ना होगा सर ना, जब तक हाथ अपने को नहीं लगता है ना आदमी को, तब तक कोई चिंता नहीं होती है जी। सर ये टोल नाका टूट गया ना तो इनका इंश्योरेंस रहता है और वो हरामी रहते हैं। 100 रुपए का नुकसान है ना तो 1000 रुपए का दिखाते, 1000 रुपए का दिखाते, लाख रुपए का दिखाते हैं, और इंश्योरेंस वसूल करते हैं लाख लाख रुपया। उल्टा उनको तो चाहिए कि तुम हमारा थाना ये तोड़ो, किसी का सर मत फोड़ो, क्योंकि वो आदमी को लग जाता है। सर मेरे कितने दोस्त हैं, टोल वाले भी मेरे दोस्त हैं, आप जानते हैं, वो खुश होते हैं, तोड़फोड़ हो जाती है, उनको ज़्यादा पैसा मिलता है बीमा का। लोगों को क्या लगता है, कार्यालय तोड़ लिए, ऐसा लगता है उनको जी। हाँ, टोल चेक कार्यालय फोड़ ले। अरे तुमने जो फोड़ा उसका नुकसान हुआ था 1000 रुपए का, उसने तो 2-5 लाख रुपए वहां पे दिखा दिया कि कैश थी, वो चोरी हो गई, ये हो गया, क्या क्या दिखाते हैं कि कलेक्शन था हमारा 5 लाख का, वो कहाँ हो गया, इनके ऊपर चोरी का इल्जाम डालो। सर ये फोड़ने वाले जो है ना उनके लिए ट्रेजेडी रहती है। मेरे बहुत ऐसे फोड़ने वाले दोस्त हैं ना, वो बोलते हैं हम तो फोड़ के आ गए, बाद में 5-5 साल 7-7 साल इनको कोर्ट की चक्कर लगाने पड़ते हैं। और वो जो कलम लगाते हैं पुलिस पैसा खाती है जी। वो मालिक जो है वो 10 लाख 20 लाख 25 लाख का अगर क्लेम कर रहा है बीमे के लिए तो उसके पुलिस का सर्टिफिकेट लगता है, पुलिस दे देते 5 लाख ले। तो तेरे को 25 मिल रहे, मेरे को 5 लाख दे, मैं तेरे को सर्टिफिकेट बना के देता हूँ कि तेरा 5 लाख चोरी हो गया। पुलिस वाले पैसे खाते हैं। सर ये इंश्योरेंस में पुलिस जितना पैसा खाते हैं वो बड़ा रैकेट है, किसी को मालूम ही नहीं। फायर ब्रिगेड, पुलिस,
जहाँ जहाँ से एनओसी लगता है सब। सर अभी ये हम लोग बोलेंगे कभी फायर ब्रिगेड वाले कैसे, मेरे एक दोस्त हैं जी बड़ी फेमस आदमी है, तो उनका एक ना चाय का टपरी था, जी। मतलब बनाना था उनको चाय का टपरी। तो सर उनका नाम बता देता हूँ मैं ताकि हलचल मार थाना में बहुत बड़ी हो जाए। मेरे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के कंसल्टेंट है एडमार्क के, गणेश दरेकर, हाँ हाँ बड़ा आदमी है सर। एकनाथ शिंदे जी का सोशल मीडिया का काम वो करता है अभी जी बहुत सारा। तो सर वो गणेश दरेकर को एक चाय की टपरी लगानी थी, चाय की टपरी ऑफिशियल। फायर ब्रिगेड वाले ने उसको 5 लाख रुपए मांगे एनओसी का, टपरी का, चाय का। और पुलिस वालों ने भी पैसा ही मांगा ऐसा 2-5 लाख रुपया। वो बोला टपरी की कीमत नहीं, 25,000 तुम इतना मांग रहे हो। फिर वो सर इधर फायर ब्रिगेड का जो चीफ था, बाद में वो अरेस्ट भी हुआ दूसरे इसमें। सर उसने बोला चलो तड़जोड़ करते हैं 1 लाख दे दो। इसने 50,000 लाके दिया, बोला 50,000 बाद में देता हूँ। सर बाकी के 50,000 के लिए वो हरामी चीफ फायर ऑफिसर जो था वो लड़ा बैठा था दरेकर को। दरेकर ने शिंदे से लेके सबको वो बोला। मैंने खुद उस समय नरेश मस्के महापौर थे, तो उनको मैंने फोन किया। मैं बोला तुम्हारा ये चीफ फायर ऑफिसर 50,000 के लिए इसको लड़ रहा है, चाय की टपरी है। तो मस्के ने मुझे बोला कि वो ऐसा ही है, वो मैं उसको बुला के बोलूंगा तो मेरे मुंह पे हाँ हाँ बोलेगा, करेगा नहीं। वो उसको जो है वो ये बिना करेगा नहीं। और आखिर में ऐसा ही होगा कि बाकी के 50 बाकी जो थे वो, इसका नसीब देखो कैसे होता है कभी कभी। देने के लिए ये गया था तब वो रेड हैंड पकड़ा गया था। दूसरा कोई ट्रैप लगा दिया दूसरे ने ट्रैप लगा के, ये मैं नाम लेके बोलता हूँ। तो सर ये ऐसा है कि ये तोड़फोड़ का कोई, सर आदमी को फिजिकली जब तक कुछ तकलीफ नहीं होती ना, और ये टोल वाले लोग जो है ना उनको भी मालिक ने बोला हुआ है, मैं मालिक का दोस्त हूँ तो बोलता हूँ कभी भी तोड़फोड़ चालू हो गई तो भाग जाने का। हाँ तोड़ने दो, अपने को 5 का 50 मिलने वाला है, काय के लिए तुम अपना जान जोखिम में डालते हो। वो भी सर इनको पगार 10-12 हजार नहीं रहता है, 10,000 के लिए वॉचमैन भी अपना भाग जाता है ना पहले, क्योंकि वो 5-10 हजार के लिए 15 हजार के लिए क्या थोड़ा जान का जोखिम करेगा। वो तो जब तक उसके रहने से फर्क पड़ता है। तो सर ये तोड़फोड़ के लिए कोई डरता नहीं है। शासकीय कार्यालय तोड़ा, कुछ जला दिया तो और बहुत सारे रिकॉर्ड जल जाते हैं। यस जिनको जो कठिन रिकॉर्ड रहते हैं ना वो जल जाते हैं, तो ये खुश भी रहते हैं। उस दिन का उनका अच्छा ये होता है। आदमी को लग गया जी सर कैसे है ना, ये टोल पे भी जो लोग हैं ना उसमें भी एक रैकेट है। आप सभ्य हैं जी, आप टोल के मालिक के पास जाओ और उसको बोलो कि मुझे टोल पे नौकरी दे दो, तो आप क्यों देखेगा, बोलो मारामारी केसेस वगैरह आए थे तुझे नहीं सर, फट। दूसरा आता है लड़का, कह रहे काय केसेस वगैरे, सर हाफ मर्डर चाहिए काय एक फुल मर्डर चाहिए, पण त्यात मला निर्दोष सुटलो मी, आणि असे बाकी तर भरपूर आहेत, किरकोळ भरपूर आहे। हाँ भरपूर आहेत। ए याला घे रे सर, ऐसे गुंडे ही रखे हैं यस टोल पे, गुंडे लोग वो मारामारी करते हैं ना जब, वो क्या है ना खाली मनसे के सामने भाग जाते हैं क्योंकि उनको वाले मालूम है मनसे एक अलग ब्रांड है और वो लड़ेंगे मारेंगे इनको, वो मालूम रहता है करके वो गुंडे ही है। सर अरविंद भानुशाली करके थाना के एक बड़े पत्रकार थे, एक दिन मुझे किसी ने बताया कि उनको ये टोल वाले ने इतना मारा, आप सोचेंगे नहीं वो क्या पत्रकार करके कोई भी घुस जाता है, बोलता है मतलब पत्रकारों को आदत नहीं होती है ना टोल बिल देने की, तो तुम्हारे और मेरे भाग्य के हमारे पास वीआईपी कार्ड है तो वीवीआईपी पास ही है, मेरे पास तो ऑल इंडिया पास है जी। तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो गुंडे ना, उनको क्या अरविंद भानुशाली इतना बड़ा पत्रकार नौशक्ति का असल में संपादक वही है जी। सर उसको धर के पीटा ना, बहुत बुरी हालत कर दी उसकी। तब तक किसी को पता चला तो सीएमओ से फोन आया उधर कि भाई ये बड़े पत्रकार है तुम इनको क्या मारे। फिर बाद में वो सबको ये करा दिया, नहीं निकाल दिया सबको वगैरह, वो बात अलग है, मगर इनको कुछ पड़े, वो गुंडे ही रहते हैं जी जी, मगर फिर भी भाग जाते हैं। क्या है ना कि एक छोटा कुत्ता और बड़ा कुत्ता, तो छोटा कुत्ता भाग जाता है, ये छोटे गुंडे रहते हैं बड़े गुंडे से भाग जाते हैं।
तो उनको जब लगता है, और कैसे ना सामूहिक, सर एक बड़ा सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके आदमी नहीं लड़ सकता है, मगर संगठन के ऊपर जब आदमी 10-20 भी होंगे ना, तो उनको लगता है कि हम 10-20 हजार है जी, क्योंकि एक संगठन का बैनर होता है, और जिंदाबाद कर दिया, जय कर दिया, तो उनको अधिकार होता है मारने का। तो और उनको भी अभी ना शाने हो गए लोग, नेता भी शाने हो गए, बोलते हैं आदमी को मत मारो ज्यादा। हाँ, आदमी ने सोचा, अभी आनंद कर्मुसे को मारा कि नहीं मारा। हाँ, वो क्या के लिए मारा, फेसबुक पोस्ट कितना मारा देखा आपने, वो किसने मारा, वो भी जितेंद्र आवाड के लोगों ने मारा है कि नहीं, और बॉडीगार्ड ने मारा। हाँ, और बॉडीगार्ड की देखो ना एक सर कैसे दिखते हैं सर, वो प्राइवेट बॉडीगार्ड जो है ना ज्यादा करके 90% जी, वो तो गुंडे ही रहते हैं, वो गुंडे ही रहते हैं, ट्रेनिंग गुंडे का होता है उनका ट्रेनिंग ही गुंडे का रहता है। वो देखो ना ऐसे करके आते हैं कैसे, और नेता से ज्यादा उनका कभी कभी उल्टा होता है कि नेता साला इतना दुबला पतला होता है और ऐसा कुत्ते जैसा चलता है, वो भी कुत्ता का सर मरेला कुत्ता रहता है वैसा चलता है, और ये बाजू में बुलडॉग चलते हैं। तो हंसी आती है कि वो साला बीच में उसका बॉडी गार्ड है, इसको बॉडी नहीं और गार्ड रखा है। वो छोड़ो सब बातें, मगर मन से की एक दहशत है, ये कबूल करना पड़ेगा आपको। और उसकी वजह से क्या होता है, राज ठाकरे जी का नुकसान होता है कि उनके बाजू में भी बोलने वाले बोलते हैं कि भाई उसमें कहीं एक सेंटेंस इधर का उधर हो गया तो कल पड़ेगी मार पड़ेगी, मनसे वाले सहन नहीं करेंगे जी। ऑफिस थोड़ा तो ठीक है, सर मारा तो मुश्किल होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मगर वो मनसे वाले यही करेंगे तो ही उनका नाम होगा। तो मनसे का स्टाइल नहीं, मनसे वाले अगर बिना कुछ, अभी ये देखो ये आंदोलन, इलेक्शन आ रहा है जी, तो आंदोलन हो रहे हैं, मारतोड़ हो रही है, फोड़ हो रही है, उसमें खाली मैं मनसे सैनिकों को इतना ही बोलूंगा कि भाई जितने कार्यालय तोड़ने हैं तोड़ो, सर मत तोड़ो किसी आदमी को। सर मेरा एक दोस्त है, मैं लास्ट में एक बताता हूँ की वो एक पिक्चर के, मराठी पिक्चर थिएटरला लावला नाही लावला याच्याबद्दल काहीतरी वाद झाला, मला एक्झॅक्टली आठवत नहीं थे, कोई पिक्चर था मराठी और उसको थिएटर नहीं मिल रहा था, ऐसा इनका आरोप था मनसे वालों का। तो गए और ये हो गया कि बोलाचाली हो गई उनमें। सर उनमें से एक ने उसको घाव कर दिया, सैनिक ने, और घाव बड़ा नहीं था, यहाँ पे लग गया था उसके, मगर घाव था। सर उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने देखा कि भाई ये घाव है, वो बोला हो जाएगा 1-4 दिन में। तो वो बोला कि सर मुझे थोड़ा डायबिटीज़ है तो मुझे डर लगता है कि इसका गैंग्रीन वगैरह कुछ ना हो जाए। तो बोले फिर अगर डायबिटीज़ है आपको तो आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो उसको रखा। सर आप बिलीव करो 2 दिन के बाद उसको गैंग्रीन हुआ, उसका हाथ यहाँ से तोड़ना पड़ा। आज भी वो कंपनी ने रखा है उसको, आज भी वो यहाँ से हाथ नहीं है उसको, एक सिर्फ घाव लग गया है, और वो भी एक चित्रपट लगाने और वो सर दुर्दैव इतना है, वो चित्रपट इतना जबरदस्ती लगाने के बाद वो चित्रपट 1 दिन भी नहीं चल पाया, तो पब्लिक ही नहीं आ रही थी, खाली उनको लगाने का ये आग्रह था करके लगा दिया। मगर दूसरे दिन उन्होंने बोला कि भाई कम से कम 2-5 आदमी तो लाके बैठो अंदर। एक भी आदमी नहीं। मैं सर मराठी पिक्चर देखने जाता हूँ, कई बार ऐसा होता मैं और मेरी मिसेस दोनों ही रहते, और बाहर पेपर में पढ़ता हूँ तो बोलता है सुपर हिट। अरे भाई ये हिट और ये सुपर दोनों, कोई तीसरा कोई मैंने देखा ही नहीं, क्या बोले अभी। चलो छोड़ो, कि मनसे को ये प्रॉब्लम है कि मगर उसके बिना मनसे रहेगी नहीं, तो ये मारधोड़ तो होती रहेगी। किसी का सर मत फोड़ो, आदमी को मारो मत। तो तुम जितेंद्र आवाड नहीं हो कि आनंद कर्म से कर दो कि हर एक का। तो तोड़ो, ऑफिस तोड़ो, बहुत सारे तोड़ो, बीमा कंपनी देने को राजी है और वो खुश होते हैं, तो उनकी भी न्यूज़ बन जाती है, सहानुभूति बन जाती है ना। तो मारो मत, सरकारी ऑफिस में भी जाओ। से इलेक्ट्रिक का ऑफिस परसों यहाँ पे तोड़ा, वो इलेक्ट्रिक वाला अपना दोस्त है, वो बोला कि आके उन्होंने क्या बीच का कुछ था लफा तोड़ दिया पूरा। मैं बोला फिर क्या हुआ? नहीं बोले हम तो भाग गए हम भाग गए। वो बीच का तोड़ा, हमने कुछ नहीं किया, बीच का रिपेयर हमने 4 दिन चलाया। मतलब क्या हुआ? वो बोला उन्होंने ही लोगों ने तोड़ा था। तो हम बोले कि अभी ये ट्रांसफार्मर ना वो रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, 4 दिन बंद।
4 दिन लोग लगे रहे वहां पे मुंगी की तरह टू 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 करते रहे। बोले 4 दिन पूरा एरिया हमने ब्लैकआउट कर दिया, एक घर में लाइट नहीं 4 दिन। लोग उनको गाली देने लगे कि बाबा तुमने ये तोड़ के रखा है ऑफिस और ये भी ट्रांसफार्मर पे ऊपर पत्थर मारे, हमारा 4 दिन लग गया। मतलब 4 घंटे लाइट जाता है करके जो आंदोलन हुआ उसके वजह से 4 दिन लग गया। और वो तो मुझे बोल रहा है कि आगे चल के अगर हमारा इलेक्ट्रिक कम है इसका ये तोड़ेंगे ना तो हम कम से कम 40 दिन इनको अंधेरे में रखेंगे। सरकारी नौकर जो रहता है ना वो बाप रहता है जी, उससे आगे तो म्यूनसिपालिटी में भी ऐसा होता है, ये अनधिकृत तोड़ने जाते हैं ना जी, पहले मिली भगत रहती है, उनकी मिली भगत रहती है। बहुत ही प्रेशर आता है तो बोलते हैं उनको भाई तोड़ते हैं, वो बोलते हैं हम पैसा देते हैं। सर कोणता भी अनधिकृत बांधकाम अनधिकृत फेरी वाला बिना पैसे बैठता है क्या? ये आप बोलो बिना। सर मेरे सामने एक अंडे वाला बैठता है, क्या बेचता है? अंडा। तो मैं उससे वो उबाले हुए अंडे लेता हूँ। तो मैंने बोला क्या यार इधर बैठने के लिए तुमको क्या भाड़ा पड़ता है क्या? सर भाड़ा नहीं, यहाँ का जो अपना दादा है एरिया का वो 1 महीने का 500 रुपया लेते हैं और सर उसका हमको कुछ प्रोटेक्शन फीस, हाँ मतलब बैठने के लिए अलाउड करने का। मगर वो बोला उससे ज़्यादा पैसा हमको पुलिस को देना पड़ता है। मतलब क्यों? बोले म्यूनसिपालिटी वाले 100 रुपया लेते हैं और पुलिस वाले 100 रुपया लेते हैं रोज का, तो 3-3 हज़ार उनका ही होगा, 6 हज़ार, ये तो 500-4 हज़ार। बोले एक 8-10 हज़ार तो यहाँ वहाँ देते हैं, जैसे कोई भी आता है और धमकी देता है पैसे देता है। सर उसने एक बड़ी बात कही जो मुझे आज बोलने के लिए मैं संकोच नहीं करूँगा। वो बोले एक आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे पास आया। बोला मैं आरटीआई एक्टिविस्ट, वो बोला मुझे मालूम ही नहीं था ये क्या होता है। तो अंडे वाला उसको क्या मालूम आरटीआई क्या होता है? तो उसको क्या लगा रहा है या आरटीओ का कोई है। तो वो बार बार बोल रहा था कि मैं इसके ऊपर इंक्वायरी लगाऊंगा, मैं इसके ऊपर ये करूंगा, फोटो वीटो निकाले मेरे वगैरह। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आरटीओ का और मेरे बैठने का ये कोने में संबंध क्या है। फिर मैंने सोचा शायद ये होता होगा कि भाई इनकी गाड़ियां आती जाती है तो कोई आरटीओ का कानून होगा फुटपाथ के लिए। तो मैंने बोला साहब ये आरटीओ वगैरह मेरे को नहीं जमता है कुछ, आप बोलो आपको एक बार ले लो फ्री करो मुझे। वो बोला 500 रुपया दो। तो अंडे वाले के पास आरटीआई 500 रुपये लेके गया। ये तो दुकान में सब दुकान के बाहर पुतले रखते हैं ना, हाँ पुतले, तो पुतले में वो ब्रेसियर ब्लाउज ये वो कुछ ना कुछ रहता है। हमारे थाना में एक महापौर निकली थी, हाँ मालूम है? मालूम। तो वो बोली कि ये कैसे रखते हैं, तो फोटो किया, हाँ ये वो क्या बोलते हैं उसको कुछ, तो वो कैसे उसके खिलाफ आंदोलन किया उसने। 2 दिन आंदोलन किया। आज सब थाना वैसा का वैसा ही है। अरे थाना के वो पुतले छोड़ो, तुम अभी सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है वो देखो ना, उसके ऊपर बैन करो। बेचारे दुकानदारों को क्यों ये किया है सर? मगर वो कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे हैं कि थाना में वो अब मनसे की बात दूर रहेगी, मगर ये बात बोलते बोलते बोलने लायक है करके बोलता हूँ सर। मनसे अपना ये तो मनसे नहीं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट नाम की जो जमात पैदा हुई है ना, वो क्या करते हैं बार में जाते हैं, हाँ, और उसके बोलते हैं ये देख तेरी लड़कियां नाच रही है, ये नाच रही है, और मोबाइल रहता है उसका फोटो वीटो निकालते हैं उसके सामने। क्या है ये रहते हैं 5-10 हज़ार के, उसके लिए पूरा उसको पकड़ के दो ये दो, फिर पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। तो बोलते हैं कि चलो लेके ये मंडोली करो। तो ऐसा 2000 5000 2000 5000 रात में एक 5-10 बार में घूम के कलेक्ट करते हैं ये जी। और आरटीआई एक्टिविस्ट इतना ही क्वालिफिकेशन उनका सर। जब उनको उन्होंने मांगा हुआ रकम नहीं मिलता है तो उनका पुलिस स्टेशन से टाइप रहता है, तुरंत पुलिस स्टेशन को व्हाट्सएप भी भेजते हैं, अपने ग्रुप में भी डालते हैं और पुलिस को खबर करते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चालू है, ये करो वो करो। फिर रेड पड़ती है, तो रेड में भी लफड़ा होता है कि रेड में क्या करते हैं, अगर माना नहीं उसने, इसका भी माना नहीं और पुलिस ने भी जितना मांगा उतना नहीं दिया तो केस कर देते हैं। या तो रात में 10 जगह रेड की है तो 9 जगह मांडोली करते हैं, एक जगह दिखा देते हैं। तो सर थाना में मेरे ख्याल से आरटीआई एक्टिविस्ट सब ने कुछ ये बोलना जरूरी है अपना संविधानिक इशारा, कुछ सर रात को कम से कम 10-20 लाख रुपए कलेक्ट करते हैं अलग अलग बार। सर थाना में 350 बार है,
जिले में? जिले में नहीं, थाना आया सिटी के अंदर? सिटी के अंदर। तो नहीं, उसमें तो नहीं। 100 बार तो वो कभी कभी चलाते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, ये चलाते हैं। सर थाना में आपको मालूम नहीं है, आप भूल गए। थाना में मैंने, मेरा गगनभेदी थाना करके एक आता था, उसमें एक क्या नाम था उनका, देखो इस स से शुरू होने वाला, तो वो यहाँ के ट्रैफिक पुलिस के प्रमुख बन गए। तो उन्होंने लेडीज बार में काम करने वाली, वो शौकीन नहीं थे, मतलब लेडीज बार में पड़े रहते थे हमेशा। लेडीज बार में से उठा के एक 10 या 15 लड़कियों को ट्रैफिक पुलिस बना दिया वो ऑफिसर ने। तो उस समय मैं, ये सब अपने नगर सेवक वगैरह दोस्त थे, तो उनके साथ मैं भी लेडीज बार में जाता था और सब वहाँ का मजा इनके पैसे से देखता था। तो मैं एक दिन ट्रैफिक के यहाँ जा रहा था, तो वो लड़की ऐसा ऐसा करती थी, बीच में उसने मुझे मैं बोला तू इधर किधर आ गई? तो बोली सर अपने ट्रैफिक के जो चीफ है उन्होंने हमारे 10-15 लड़कियों को नौकरी दिला दी ट्रैफिक पुलिस में। मैं बोला सच में? बोली हाँ ना, आप मुझे जानते हैं, मैं वो चेकनाका पे उस समय बार हुआ करते थे ना, उस समय की बात है। तो बोली वो बार में आप अशोक राहुल के साथ आए थे, तो मैं ही थी ना वहाँ पे, साहब की तारीफ आपने ये की, साहब की सेवा करने के लिए वगैरह, मैं नाम भी जाते थे हम लोग सब, बहुत सारे नगर सेवकों के नाम लूंगा तो वो आज बोलेंगे अरे क्या आओ इधर, जाते थे हम लोग। तो सर मैंने उसको बोला मेरे को लीज दे दे कि कौन कौन से बार से कौन कौन सी लड़की ये आई है, तो उसको भी पत्रकार बनना था उसने मुझे लीज दे दी 15 लड़कियों की कि वो कौन से बार में रात को काम करती है और दिन में क्या करती है। दोनों काम करती थी? दोनों काम करती थी। रात को वहां पे सलाम, यहाँ पे यहाँ दिशा निर्देशन, वहां पे हाथ वाले ऐसे ऐसे, रात को यहाँ दिन में ऐसे ऐसे। सर मैंने उसके ऊपर पूरा अंक निकाला है, और ये लड़की ये बार दिन में ये नाके पे ये काम करती है करते वगैरह, पुलिस का चीफ का नाम भी सर हालात इतने ये हो गए कि कमिश्नर ने मुझे बुला लिया। वो बोला कि अनिल जी आपने लिखा तो सही है, क्या हमारा है ही शौकीन और उसने ये किया गलत है, मगर एक काम करते हैं, उनको टेम्पररी किया है, मगर वो अगर इसमें अच्छी तरह से रह जाएगी तो अच्छा है। तो तुम्हारा ये ऑब्जेक्शन नहीं है ना कि हम उनको ट्रांसफर कर दें? मैं बोला मेरा कोई पर्सनल कोई दुश्मनी है भी नहीं, और मुझे ये मालूम है क्योंकि मैं ये सब नगर सेवकों के साथ जाता हूँ लेडीज बार में, तो मुझे मालूम है ये सब। बोले हम एक काम करते हैं ना, उनको पुलिस स्टेशन और हेडक्वार्टर वगैरह कहीं एडजस्ट करके, क्योंकि ट्रैफिक पे जो रहती है ना तो उनको पहचानने वाले बहुत निकल रहे तो वो एडजस्ट हो गया। सर तो जाने दो, मनसे के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि कभी कभी इससे टोटा हो रहा है आपका। राज जी के बारे में लोग लिखना चाहते हैं, मगर आप एक सेंटेंस से इतना बवाल मचा देते हैं कि लोग डरते हैं। तो राज ठाकरे जी को अगर खुल के मतलब विरोध का भी ये करना चाहिए उनको, मगर उनको कोई विरोध नहीं करता और सपोर्ट भी नहीं करता। इतना तेजस्वी नेता है वो, इतना तेजस्वी है। आज 5% उद्धव है तो ये 95% है। इतना है सर, महाराष्ट्र में इतना तेजस्वी नेता ही नहीं है राज ठाकरे, इतना कोई नहीं। ये अजित दादा वगैरह आड्या तक हो रहे वो गुरुमठ है, मगर ये तेजपुंज है, ये एक ही है जो शाइन होते हैं और लोग फिदा है उनके ऊपर, क्रेजी है उनके लिए, भले वोट न दे मगर आज के बाला साहब हैं वो। आपने बहुत बड़ा विधान किया, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि बाला साहब का असली वारिस कौन, राज या उद्धव। चलो मित्रों, आज बहुत सारी दूसरी बातें आपको बताई। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।